परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। और वो लोग होते हैं खामोश अक्सर, वो लोग होते हैं खामोश अक्सर, जिनके ज़माने में हुनर बोलते हैं, जिनके ज़माने में हुनर बोलते हैं। हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, यानी चर क्या होते हैं, कितने होते हैं। और टाइप्स देखने से पहले हम जान लेते हैं जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं। यहां देखो, जिनको हम मेजर एंड मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब सीधी सी बात है, जो हमारी रिसर्च है। अब रिसर्च के अंदर जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं और उनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे वेरिएबल्स। ठीक है, कोई रिसर्च की हमने पीपल एंड एनवायरनमेंट पर, ठीक है, हम उसमें जो रिसर्च कर रहे हैं उसके अंदर जो हमारे पार्टिसिपेंट आएंगे, तो पार्टिसिपेंट जो आएंगे, हम कह सकते हैं कि यार हमने जो रिसर्च की है उसमें हमने 10 पीपल्स को लिया, 10 आदमियों को लिया, 10 व्यक्तियों को लिया, ठीक है, 15 व्यक्तियों को लिया, ठीक। तो हम वहां पर हम उनको मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अब उनको हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मैनिपुलेट कैसे करेंगे कि 10 जो लिए हैं हमने जो 10 लिए हैं, अब हमें सारे हेल्दी रखने हैं, ये सारे मतलब पतले रखने हैं, तो उसी तरह से हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। या हमें आधे हेल्दी रखने हैं और आधे क्या करने हैं, हमें कमजोर लेने हैं। तो हम किसी भी तरह से हम उसमें मैनिपुलेट यानी कि हेर फेर या बदलाव भी कर सकते हैं। तो वो होते हैं हमारे वेरिएबल्स। ठीक है, किसी भी रिएक्शन का, किसी भी रिसर्च का वो पार्ट जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम वेरिएबल्स। ठीक, अब वेरिएबल्स के हम टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइप्स आता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आगे भी देखेंगे हम, उसमें हम देखेंगे इंटरवीनिंग वेरिएबल, फिर उसके बाद में देखेंगे हम एक्सटेनस वेरिएबल। ठीक है, तो ये सब देखेंगे क्या है, हमारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं। ठीक है, हम देखेंगे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होते हैं, परतंत्र या स्वतंत्र चर। जो हमारी रिसर्च होती है ना, वो सारी की सारी रिसर्च हमारी इन्हीं के ऊपर डिपेंड होती है। जो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, पूरी रिसर्च हमारे इन्हीं के ऊपर डिपेंड होती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, और इनका क्या क्या रोल होता है, कैसे कैसे ये रिएक्शन में भाग लेते हैं, रिसर्च में हमारी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन्हीं के बारे में सभी कुछ जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अब जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, पहले डिपेंडेंट को देख लेते हैं। ठीक है, किसको देखते हैं? डिपेंडेंट को देख लेते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं रिसर्च के जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जिनको हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी जो रिसर्च हो रही है डिपेंडेंट वेरिएबल पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितना प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व करते हैं, मैनिपुलेट नहीं करते हैं। अभी समझ में आ जाएगा जब हम देखेंगे किसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसको देखेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र चर क्या होते हैं? स्वतंत्र चर वे चर या वे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, और जिनको मैनिपुलेट करने का जो इफेक्ट पड़ता है, मैनिपुलेट करते हैं हम किसको? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेशन का जो इफेक्ट पड़ता है वो किस पर पड़ता है? डिपेंडेंट वेरिएबल पर। मैनिपुलेशन या मैनिपुलेट हमने किसको किया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने मैनिपुलेट किया, लेकिन
मैनिपुलेशन का जो इफेक्ट पड़ेगा, जो प्रभाव पड़ेगा, वो किस पर पड़ेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल पर। डिपेंडेंट वेरिएबल पर कैसे प्रभाव पड़ेगा मैं बताता हूं, एग्जांपल लेते हैं। देखो, मान के चलो तुम्हारे रूम के अंदर एक पंखा लगा हुआ है, ठीक है, फैन है। अब फैन को चालू करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर होता है जिसको हम रेगुलेटर बोलते हैं। बोर्ड के अंदर जहां स्विच होता है वहां पर रेगुलेटर लगा होता है जिसको हम घुमाते हैं, ठीक है, ज्यादा करने के लिए स्पीड और कम करने के लिए स्पीड, ठीक। अब इस प्रोसेस में हमें क्या करना है? हमें अपने फैन की स्पीड को कम करना है। सर्दी आ गई ना, सर्दी चालू हो गई है, ठीक। अब सर्दी चालू हो गई है तो तेज घूम रहा है पंखा, ठंड लगी, तो हमें क्या, हमारे दिमाग में आया कि हमको अपना जो फैन है उसकी स्पीड कम करनी है। तो स्पीड जो हमें कम करनी है, हम रेगुलेटर को घुमाएंगे। क्या? रेगुलेटर को घुमाएंगे। तो रेगुलेटर को हमने क्या किया? मैनिपुलेट किया या उसमें हेर फेर किया। जो हमारा फुल स्पीड पर चल रहा था फैन फुल स्पीड पर चल रहा था, हमने रेगुलेटर को क्या किया? रेगुलेटर को मैनिपुलेट किया, हमने उसको घुमाया, यानी कि हेर फेर या बदलाव किसके अंदर किया? हमने रेगुलेटर के अंदर। लेकिन रेगुलेटर को जो हमने मैनिपुलेट किया है उसका इफेक्ट कहां पड़ा? रेगुलेटर को मैनिपुलेट करने का इफेक्ट पड़ता है हमारे पंखे पर। पंखे की जो स्पीड है, जो पंखे की स्पीड है वो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी, क्योंकि हम पंखे की स्पीड को ऑब्जर्व करते हैं। पंखे की स्पीड को हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमने 2 नंबर पे रेगुलेटर को किया है, रेगुलेटर को, तो पंखे की जो स्पीड है, जो फैन की स्पीड है, वो कितनी हो जाती है? 3 नंबर पे क्या है तो कितनी हो जाती है? 1 नंबर पे क्या है तो कितनी हो जाती है? 4 नंबर पे कितनी हो जाती है? तो हम मैनिपुलेट तो कर रहे हैं रेगुलेटर को, लेकिन ऑब्जर्व किसको कर रहे हैं? पंखे की स्पीड को या पंखे को। तो इस पूरे प्रोसेस में जो हमारा फैन है, जो फैन की स्पीड है, वो हो जाता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन जो हमारा रेगुलेटर है वो हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आया? डिपेंडेंट वेरिएबल पंखे को क्यों बोला है डिपेंडेंट वेरिएबल? इसलिए बोला है कि पंखे की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है रेगुलेटर पर। पंखा कितनी तेज घूमना है, कितना स्लो घूमना है, कैसे उसको हमें ऑपरेट करना है, वो सब कुछ डिपेंड करता है रेगुलेटर पर। और रेगुलेटर को इंडिपेंडेंट बोला जाता है, इसीलिए हमें फैन को डिपेंडेंट वेरिएबल कहना पड़ता है। समझ में आया? बोलो, समझ में आया? एसी होती है, एसी को रिमोट से कंट्रोल करते हैं। रिमोट में हमने उसको घटाने, उसकी स्पीड को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो बटन दबा रहे हैं, जो रिमोट हो जाता है हमारा, वो हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो एसी की स्पीड है, जो कूलिंग है उसकी, वो हो जाती है हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल। कि कितना करने पर हमारी जो एसी की स्पीड है, इसकी कूलिंग है, वो कितना इफेक्ट कर रही है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैनिपुलेशन करना है हमें रेगुलेटर में या रिमोट में, लेकिन उसका ऑब्जर्वेशन हम कहां करते हैं? फैन में या एसी की कूलिंग में। समझ में आया? इसी तरह से एक और एग्जांपल देख सकते हो, जो जैसे कि हमारी कोविड-19 की जो वैक्सीन बनी थी, ठीक है, अब वैक्सीन की जो इफेक्टिविटी है और वैक्सीन की क्वांटिटी, क्या? इफेक्टिविटी और क्वांटिटी। अब जो वैक्सीन है उसकी इफेक्टिविटी जो होती है, यानी कि वो कितना इफेक्ट करेगी, वो क्या है? हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन वैक्सीन की जो क्वांटिटी है वो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम क्वांटिटी को, यानी कि डोज को घटा या बढ़ा सकते हैं। जो हमारी वैक्सीन की जो क्वांटिटी है उसकी हम डोज को या तो घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, लेकिन घटाने का और बढ़ाने का जो प्रभाव हमें देखने को मिलेगा उसको हम ऑब्जर्व कहां कर सकते हैं? वो ऑब्जर्व करेंगे हम उसकी इफेक्टिविटी पर, या उसको कितना इफेक्टिविटी कितनी दे रही है, ज्यादा इफेक्ट कर रही है या कम इफेक्ट कर रही है ना। जब कोई चीज बन जाती है उसको टेस्टिंग करने के लिए हम उसकी इफेक्टिविटी या उसकी कार्य क्षमता वो देखते हैं ना, कि जो हमारी वैक्सीन बनी है वो 1 डोज या 2 डोज
ये 3 डोज कितनी डोज देनी है जिससे कि हमें जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो हम डोज को यानी कि क्वांटिटी को घटा या बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट पड़ रहा है हमारी जो वैक्सीन है उसकी इफेक्टिविटी पर। तो यहां जो इफेक्टिविटी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाती है और जो क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाती है। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का झंझट जो है वो अब खत्म हो चुकी होगी, इतनी मैं उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है, अब किसी भी रिसर्च में तुम लगा सकते हो अपना दिमाग के किस रिसर्च में कौन चीज डिपेंडेंट है, किस रिसर्च में कौन चीज इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। हमारे जो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स हैं यानी कि मध्यस्थ चर हैं, जो बीच के चर हैं, बीच में आते हैं, किसी भी रिसर्च के बीच में उत्पन्न होते हैं, रिसर्च के बीच में आते हैं, लेकिन हम इनको इग्नोर करते हैं। ठीक है, इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि इनका ना तो कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं होता है, ये बस उत्पन्न हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं बीच में, और इनको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही यहां होते हैं हमारे इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स मतलब मान के चलो हमें यहां से कहां जाना है? दिल्ली जाना है। ठीक है, दिल्ली हमें जाना है। अब दिल्ली जाने के लिए जो हमारे पास कुछ साधन होंगे, ठीक, हम चल दिए, चलने के बाद में हम चलते रहे, आगे जाने के बाद हम जब पहुंचे रास्ते में, यहां पर हम खड़े हो गए और यहां हमें 2 रास्ते मिलते हैं, हमें 2 या 3 रास्ते मिलते हैं, एक सीधा जाता है, एक इधर से जाता है और एक इधर से जाता है। ठीक है, अब हम यहां सोचने लगते हैं कि यार किधर जाएं किधर जाएं। ठीक है, बहुत देर हो जाती है सोचते सोचते, तो एक व्यक्ति आता है कि भाई कैसे खड़े हो, बहुत देर से देख रहा हूं, बहुत देर से परेशान है आप, क्या दिक्कत है? तो उसको तुम बताओगे कि हमें दिल्ली जाना है, तो वो तुम्हें एक सजेशन दे देगा। ठीक है, वो क्या करेगा? तुम्हें एक सजेशन दे देगा कि तुम इधर से जाओ या इधर से जाओ या सीधे चले जाओ। ठीक है, बस उसका इतना रोल है, तुम उसको इग्नोर भी कर देते हो, लेकिन उसको अपनी रिसर्च में शामिल तो नहीं करते ना, उसको तुम रिसर्च में शामिल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो आया, उसने कुछ बताया और वो चला गया। ठीक, तो यहां इग्नोर कर दिया है उसको, और अपनी जो रिएक्शन जो रिसर्च है उसको आगे अपनी बढ़ा लिए। ठीक, रास्ता तुम खो गए थे, रास्ता तुमने ढूंढा और खुद ही चले गए, उससे पूछा, जो उसने बताया उसके रास्ते पर भी तुम चल सकते हो, लेकिन रास्ते पर चलने के बाद भी उसने हल्का सा तुम्हें सहारा दिया है और वो इंटरवेनिंग वेरिएबल तुम्हारा हो जाता है। ठीक, अब आता हमारा मॉडरेटर वेरिएबल्स। मॉडरेटर वेरिएबल्स मतलब कोई भी चीज है, जब रिसर्च हमारी होती है, रिसर्च को बढ़ाने के लिए, उसको बनावटी बनाने के लिए, मॉडिफिकेट करने के लिए हमें इस वेरिएबल का यूज करना पड़ता है। जैसे कि कुछ बच्चे होंगे, मेहंदी देखी होगी, ठीक है, मेहंदी, अब मेहंदी हमने नॉर्मल लगाई तो उसका रंग देखते हैं फिर हम। ठीक है, अब नॉर्मल लगाने के बाद में हमने जो मेहंदी लगाई है उसका रंग देखा हमने। ठीक है, अब नॉर्मल लगाई तो नॉर्मल ही रंग होगा, लेकिन हमें लग रहा है कि कुछ कम है, तो हमने इसमें चीनी पानी का घोल, किसका? चीनी पानी का घोल हमने इस पे लगा दिया, तो जो मेहंदी है, मेहंदी का जो रंग था उसकी इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। किसी तुम में से आधे बच्चों को शायद पता भी होगा, बहुत सारों को पता होगा कि मेहंदी के ऊपर चीनी पानी का घोल लगाने से उसमें जो कलर है उसका वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ जो चीनी और पानी का जो घोल होता है वो हमारा मॉडरेटर वेरिएबल होता है। एक्सटेर्नस वेरिएबल देखते हैं। वो एक्सटेर्नस वेरिएबल क्या है? एक्सटेर्नस वेरिएबल में भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को देखते हैं। यहां पर क्या है? कॉफी है, देखो कॉफी है जो हमारा मेन वेरिएबल है, रूम लाइट है, लाइट फूड, ठीक, और म्यूजिक वॉक।
जो हमारे एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, बाहरी वेरिएबल होते हैं। इनको हम बाहरी वेरिएबल बोलते हैं, जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, और इनको थ्रेट्स भी कहा जाता है हमारी वैलिडिटी के लिए। अब इन सभी का जो इफेक्ट पड़ रहा है वो किस पर, डिपेंडेंट वेरिएबल पर। ज्यादा पढ़ने के लिए, अब देखो पढ़ने का समय चल रहा है, एग्जाम समय है, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और ज्यादा पढ़ने के लिए हमें अपनी नींद को भी कंट्रोल करना होगा, यानी कि नींद के प्रभाव को कम करना होगा। अब नींद के प्रभाव को कम करने के लिए हमने कॉफी बनाई, ठीक है, कॉफी बनाई, और कॉफी हमने दो बच्चों को दे दी, बच्चे ए को और बी को। अब दोनों में से ए तो नहीं सो पाया, यानी कि ज्यादा देर तक पढ़ा, और जो बी है वो जल्दी सो गया, ठीक, वो जल्दी सो गया। अब हम कैसे कंफर्म करें कि एक्चुअल में हमारी कॉफी का ही इफेक्ट हुआ है बच्चे ए पर, जो कि ज्यादा देर तक वो पढ़ा है, उसकी नींद कम हो गई है, ठीक है। क्यों हो सकता है, इसने बी वाले बच्चे ने ज्यादा हैवी खाना खा लिया हो, इसके रूम की लाइट भी बंद हो, ठीक है, हो सकता है ये घूमा भी नहीं हो, ठीक, और ये सारे कंडीशन इसने अप्लाई की हो। अब एक्चुअल में कॉफी का ही इफेक्ट हुआ है, ये जानने के लिए हमें दोनों को सेम सिचुएशन में रखना पड़ेगा, क्योंकि पहला जो हमारा स्टेप था कॉफी पिला करके देखने का, वो स्टेप सक्सेस नहीं हो पाया। अगर दोनों ही नहीं सोते तो फिर कंफ्यूजन ही नहीं था, यही हमारी रिसर्च कंप्लीट हो जाती। अभी नहीं है, क्योंकि एक सोया एक नहीं सोया। अब एक्चुअल में हमें नहीं पता कि हमारी कॉफी का ही इफेक्ट हुआ है ए पर, तो अब दोनों को सेम सिचुएशन में खाना हल्का देना है, रूम की लाइट दोनों की बराबर रखनी है, म्यूजिक सुनाना है, वॉक कराना है, ठीक है। अब अगर इन दोनों की जो सेम सिचुएशन है, यहां भी अगर ये सो जाते हैं, अगर एक बच्चा सो गया और एक नहीं सो पाया, सेम सिचुएशन है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी कॉफी का ही बच्चे ए पर इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि बाहरी जो हमारे एक्सटर्नल जो वेरिएबल हैं उनको हमने सेम रखा है, उनको हमने सेम रखा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी ही कॉफी का असर हुआ है, ठीक है। यहां भी हम आगे देख सकते हैं कि हमारे जो हाउ टू कंट्रोल एक्सटर्नल वेरिएबल, देयर आर फोर अप्रोचेस हैं। कितनी है? 4 अप्रोचेस। रैंडमाइजेशन, मैचिंग, रिमूवल द वेरिएबल, स्टैटिक कंट्रोल। रैंडमाइजेशन मतलब जो हमारी रिसर्च है, जिसमें हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी असाइन कर रहे हैं, उन सभी को हमें रैंडमाइज करना पड़ेगा, वो सब रैंडमाइज होने चाहिए। जैसे कि कोई टीचिंग मेथड है, वो हमने क्लास ए और क्लास बी में हमें अप्लाई कराना है, यानी कि 2 टीचिंग मेथड बनाए हैं। जो एक टीचिंग मेथड हमने क्लास ए में लगाया, दूसरा टीचिंग मेथड हमने क्लास बी में लगाया, लेकिन क्लास ए वाला जो टीचिंग मेथड है वो ज्यादा इफेक्टिव नजर आ रहा है, क्लास बी वाला इफेक्टिव कम नजर आ रहा है। तो उसको कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैसे कंफर्म करें कि हमारा जो क्लास ए वाला जो टीचिंग मेथड है वो एक्चुअल में ही इफेक्टिव है। अब हमें देखना पड़ेगा कि जो क्लास ए और क्लास बी के बच्चे हैं वो कैसे हैं। अब हमने जब चेक किया तो क्लास ए वाले जो बच्चे थे वो 10 के 10 बच्चे क्या थे, ब्रिलियंट थे, तो वो जल्दी से समझ पाए टीचिंग मेथड को, जो टीचिंग मेथड पहला था। अब क्लास बी वाले बच्चों को देखा कि वो सारे के सारे बच्चे क्या थे, डल थे वो टीचिंग मेथड को, उसमें कोई सा भी टीचिंग मेथड अगर दिया जाता तो वो नहीं समझ पाते, दोनों में इफेक्ट नहीं कर पाते। तो अब इनको रैंडमाइज करना पड़ेगा। अगर 10-10 बच्चे हैं तो 5 एक में डल और 5 ब्रिलियंट करने पड़ेंगे, 5 डल 5 ब्रिलियंट दोनों क्लास में बराबर करने पड़ेंगे हमें। तो हमारे क्या हो गया, रैंडमाइज कर दिया हमने। रैंडमाइजेशन का मतलब है कि मिक्स करना ही होता है रैंडमाइजेशन का, ठीक है। जैसे कि तुमने देखा होगा ना, ताश खेलते हुए देखा होगा ना, ताश में जो पीस लगाते हैं ना, पीस एक के ऊपर एक काट काट के इस तरह से, तो वो क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ताकि समान पत्ते एक दूसरे के पास में ना पहुंच पाए, समान पत्ते एक दूसरे के पास में नहीं पहुंच पाए। तो यहां अब हम जो लगाएंगे रैंडमाइज करने के बाद दोनों क्लास में, अब दोनों क्लास में लगाने के बाद में कंडीशन सेम है, समान ब्रिलियंट और समान डल बच्चे हैं दोनों क्लास में, तो हम यहां कह सकते हैं जोन सा भी मेथड अब सक्सेस होगा उसको हम सक्सेस मेथड कह सकते हैं। इसमें आता है डिफरेंट कंफाउंडिंग वेरिएबल्स लाइक
एज, जेंडर, इनकम, ETC, इनके आधार पर हम मैच कर सकते हैं। जैसे कि 2 कंपनी है, 100 एम्प्लॉयज हैं, तो उनमें हम या तो जेंडर के हिसाब से उनको मैच कर सकते हैं या फिर उनकी इनकम के हिसाब से उनको मैच कर सकते हैं। ठीक है। रिमूवल द वेरिएबल, अब रिमूवल वेरिएबल यानी कि जैसे हमको किसी एक कंडीशन में 2 बच्चे हैं, एक कंडीशन में ज्यादा वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक कंडीशन में कम वेरिएबल लग रहे हैं, तो ज्यादा वाली को हमें निकाल देना है कंट्रोल करने के लिए। अगर हमें एक्सट्रेनस वेरिएबल को कंट्रोल करना है तो जिसमें ज्यादा वेरिएबल है उसको हम निकाल सकते हैं तो वहां से रिमूवल द वेरिएबल हो जाता है। स्टैटिक कंट्रोल होता है, जैसे कि मान के चलो एग्जाम सेंटर होते हैं, एग्जाम में बहुत सारी शिफ्ट में एग्जाम होता है, किसी में इजी आ जाता है, किसी में हार्ड आ जाता है। अब उन सभी को, वो भी तो एक एक्सट्रेनस वेरिएबल है ना, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। 2 बच्चे थे, समान पढ़ने वाले हैं, एक के लिए इजी पेपर आ गया और एक के लिए हार्ड पेपर आ गया, नंबर का दोनों में बहुत अंतर हो गया। तो इसलिए उनको एक मैथमेटिकल अप्रोच लगा करके, मैथमेटिकल मेथड लगा करके हमें उनको कंट्रोल करना होता है। उसको हम बोलते हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं ना, नॉर्मलाइजेशन, तो वहां हमें कंट्रोल करना होता है, स्टैटिक कंट्रोल उसको बोलते हैं। ठीक है। तो यहां हमारे वेरिएबल्स कंप्लीट हो गए हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स भी हो गए हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए। और हाँ, उससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्लास में कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी, और अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें ताकि उन सभी को भी पता चल सके और वो भी अपनी तैयारी बढ़ा सकें, अच्छी कर सकें। और मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।